गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स में हम लोग अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बेटा हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े। जितने भी आपके पास दर्पण थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में परावर्तन किस प्रकार से होता है, अवतल दर्पण के रे डायग्राम, उत्तल दर्पण के, ये तमाम सारी चीज़ों ने हम लोग जानकारी प्राप्त किए। कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए। और बच्चों, आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं दर्पण से संबंधित, आप उसको करते रहिए। जो आपको नहीं आता है आप हमसे पूछेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा बेटा, जैसे आप कुछ चीज़ें देखे होंगे, जैसे अगर जैसे यही है, अगर इसी के ऊपर कांच का गुटका रख दें तो ये जो अक्षर आर है थोड़ा बड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। और भी आप देख सकते हो कि जैसे अगर पानी, गिलास में पानी भर लो, उसमें लेमन डाल दो, नींबू, वो नींबू बड़े साइज़ में दिखाई देता है। और भी एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, जैसे या ग्लास ही है, उसमें आप पेन डाल दो तो आप देखोगे पेन थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों होता है इस तरह? ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं वह इसी अपवर्तन की घटना पे आधारित है। तो अभी मैं तो आपको अपवर्तन की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, पहले हम लोग समझेंगे कि देखो, परावर्तन के डिफिनीशन में एक चीज़ तो था कि परावर्तन एक ही माध्यम में होने वाली घटना है। एक ही माध्यम में जब प्रकाश की चाल किसी माध्यम में चलती है और किसी परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आती है, तो ये तो आपका परावर्तन है। लेकिन अपवर्तन होने के लिए आपके पास दो माध्यमों का होना आवश्यक है। यानी जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तभी यह अपवर्तन की घटना होती है। तो आपको एक फिगर बेटा दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, ये जो आपका लाइन है यह अपवर्तक पृष्ठ है, यानी माध्यम 1 और माध्यम 2। अभी मैंने देखो, ये जो पृष्ठ है इसके ऊपर इधर माध्यम 1 है और इसके नीचे ये माध्यम पूरा 2 है। माध्यम 1 को हमने माना है विरल माध्यम। अब आप कहेंगे सर ये विरल माध्यम क्या है? तो अभी बेटा विरल माध्यम को बताऊंगा, खाली आप सुनिए। विरल माध्यम, जिसको हम लोग वायु कह रहे हैं। तो माध्यम 2 है, वो है सघन माध्यम, ये कांच है। आप यहाँ पर देख रहे हो इस पृष्ठ पर ये अभिलंब है और ये आपतन बिंदु होता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी बना हुआ है। अब आप ये देखिए, जब प्रकाश की किरण यहाँ पर तिरछी गिरती है, अभिलंब से कोण आई बना रही है और यह सीधे ऐसे चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या किया? अभिलंब की ओर मुड़ गई। मतलब जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये रास्ता क्या हो गया? अभिलंब की ओर मुड़ गई। यानी जो सीधे रास्ते जाना चाहिए था वो रास्ते में नहीं गया, वो विचलित हो गया, डेविएशन हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब इस वाले में देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण आई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है? ये अभिलंब है और अभिलंब से दूर भाग गया। सीधे तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर चला गया और इस वाले में अभिलंब की ओर झुक गया। यानी आप क्या दिख रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और भी जान लो, जो किरणें यहाँ पर गिरती हैं तिरछी, वो आपतित किरण, और अब इसी पृष्ठ से अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद जो किरणें आगे बढ़ती हैं ये अपवर्तित किरण कहलाती हैं। ये आपतन कोण आई है, परिभाषा उसी तरह से है जैसे आप परावर्तन में जानते थे। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसी तरह से बेटा यहाँ भी है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसमें आपने देखा कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी यहाँ पर जो अपवर्तन कोण आर होता है यह आई से क्या होता है? आपतन कोण से छोटा होता है,
और इस केस में बड़ा होता है। यानी ये याद रखना कि R और I अपवर्तन में कभी बराबर नहीं होता है। R और I बराबर केवल आपका होता है परावर्तन के केस में, इसमें आपका बराबर नहीं होता है। तो आप क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हो कि जब भी प्रकाश की किरण, अब लोग डेफिनेशन पे आ रहे हैं, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो यह विलंब की ओर मुड़ जाती है या विलंब से दूर हट जाती है। तो विचलित देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी जो अपने रास्ते से विचलित हो गया, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तब ये घटना प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अब अपवर्तन के कारण क्या हैं, देखिए अपवर्तन के कारण क्या होगा। देखो, जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम में लगातार चलती रहेगी तो उस पूरे माध्यम में उसका चाल एक समान रहता है, लेकिन जैसे ही माध्यम बदल जाएगा तो उस प्रकाश की चाल बदल जाती है। यानी अपवर्तन का कारण क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का कारण है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट यहाँ भी आता है कि जैसे बेटा इस माध्यम में चाल, इस माध्यम में चाल, तो यहाँ चाल अधिक कम है, यहाँ मान लो अधिक हो गया, दोनों चालों का अंतर हुआ। फिर इसी तरह से किसी दूसरे माध्यम में भी चालों का अंतर हुआ, तो जो चाल का अंतर जितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अपवर्तित किरण उतना ही अधिक विचलित होगी। विचलित का मतलब समझिए, जैसे यहाँ जो चाल था अब यहाँ चाल कम हो गया, या यहाँ कम चाल था यहाँ अधिक हो गया, तो दोनों का जो अंतर होगा जितना ही अधिक होगा, अपवर्तित किरण में विचलन, विचलन का मतलब अविलंब की ओर झुकना या अविलंब से दूर भागना, वो डिपेंड करेगा कि चाल का डिफरेंस कितना अधिक है। तो जितना ही अधिक डिफरेंस होगा, अंतर होगा, अपवर्तित किरण उतना ही अधिक विचलित होगी, यानी R उतना ही अधिक होगा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे R अधिक से आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको R अधिक मत कहो, आप विचलन ज़्यादा कहो। विचलन, विचलन देखो, विचलन ये होता है जैसे इससे कितना मुड़ गया, ये विचलन है। यहाँ कितना आगे बढ़ गया, ये विचलन है। ये मतलब ये ओरिजिनल पाथ है, कितना डिफरेंस हो गया, ओरिजिनल पाथ है तो ये ज़्यादा होगा। R कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो यानी लाइट बेंड मोर व्हेन एयर टू ग्लास देन इन गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। यानी जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तब उनके चाल का जो अंतर होगा, और जब ये एयर से वाटर में जाती है तब जो चाल का अंतर होगा, इसका मतलब एयर से ग्लास वाले में, एयर से वाटर वाले में। ठीक है, लाइट बेंड मोर व्हेन एयर, हाँ, तो इसमें आपका ज़्यादा हो जाता है। अब आगे आते हैं, तो फोकसिंग अच्छे से नहीं हो पा रहे। हाँ, अब देखिए, यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 से अधिक है, अब हम आते हैं आपका जो सघन विरल कैसे कहेंगे। देखो, सघन और विरल का परिभाषा क्या है, उन दो माध्यमों में, जिन माध्यमों में प्रकाश की चाल पहले माध्यम की तुलना में अधिक हो गई, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष अधिक विरल होगा, यानी विरल होगा। यानी दो माध्यम अगर है और अगर पहले माध्यम में चाल अधिक हो गया दूसरे माध्यम की तुलना में, तो पहला माध्यम विरल, दूसरा माध्यम सघन। या ऐसे कहिए, कोई दो माध्यम है, अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल आपकी अधिक हो गई, पहले माध्यम में कम हो गई, तो दूसरा वाला माध्यम विरल हो जाएगा, पहला वाला माध्यम सघन हो जाएगा। यानी दो माध्यमों में जिस भी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी अपेक्षाकृत पहले माध्यम की तुलना में,
तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष जो है विरल होगा। यानी विरल माध्यम वो है जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सघन माध्यम। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 से अधिक है तो माध्यम 1 विरल होगा और माध्यम 2 सघन होगा। ये दिमाग में रखेंगे। अच्छा, और अब जैसे देखिए एयर है, वाटर है, वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और पानी में कम होगी, इसलिए वायु वाला जो है आपका विरल होगा, पानी सघन होगा। फिर देखो वायु और कांच ले लीजिए, तो वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, कांच में कम हो जाएगी, कम होती है तो इसका मतलब वायु विरल होगा और कांच आपका सघन होगा। अब वाटर और ग्लास का ले लीजिए, तो प्रकाश की चाल पानी में ज़्यादा होती है और कांच में कम होती है, इसलिए पानी विरल होगा और कांच सघन होगा। तो ये सघन विरल का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और भी है सघन विरल का, जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी जैसे अगर एयर और वाटर की बात करें, अगर एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका अधिक होगा, जैसे इन दोनों की बात करो या कोई दो माध्यम की बात करो, जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपेक्षाकृत दूसरे माध्यम से अधिक होगा, तो जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा वो ज़्यादा सघन होगा। यानी प्रकाश की चाल अगर अधिक है या प्रकाश की चाल दूसरे की तुलना में अधिक है तो विरल होगा और दूसरा सघन हो जाएगा। और एक तरीका और भी है सघन विरल का पता करने के लिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक से। जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, अपेक्षाकृत का मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो वो उस माध्यम के अपेक्षाकृत सघन होगा। यानी अगर दो माध्यम है, पहले का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक है, दूसरे का कम है, तो पहला वाला सघन होगा, दूसरा वाला विरल होगा। अब आप कहेंगे सर निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो बेटा ये हम अब कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप अगर कुछ फोकसिंग में बेटा दिक्कत होगी तो आप पहले हम इसकी कॉपी भेज दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना, किताब से भी पढ़ लेना, उसके बाद आप इसको समझो। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे बेटा। आप क्वेश्चंस करते रहिए, कल मिलेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।